अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद। मैं आपको टेक आउटलाइंस की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, तो उसमें हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसका नाम है हाउ टू बिकम प्रोग्रामर। इस सीरीज़ में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा कि जब प्रोग्रामर बनते हैं तो क्या-क्या किया जाए। ये सीरीज़ जूनियर स्टूडेंट्स के लिए है, जो कंप्यूटर साइंस में अभी नए-नए आए हैं और वो प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए है जो कि कंप्यूटर की बाकायदा तालीम तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो चाह रहे हैं कि देखें क्या वो प्रोग्रामर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बाकायदा अपने पहले स्टेप से आगाज़ करेंगे और रियल में प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ। हाउ टू बिकम प्रोग्रामर सीरीज़ की वीडियो को पूरा देखिएगा। इसको स्किप करके मत देखिएगा कि शुरू में देख लिया, फिर दरमियान में स्किप कर लिया, फिर आगे देख लिया। क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो दरमियान में कोई ऐसी बात आ जाती है जो काम की होगी और वो आपने नहीं सुनी होगी, तो वो कमी फिर पूरी नहीं हो पाएगी और फिर आपको पूरी तरह 100% अंडरस्टैंड करने में भी मसला हो सकता है। तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वीडियो के अंदर जितना भी मटेरियल, लिंक्स, कंटेंट, कोई प्रोग्रामिंग, उसकी फाइल, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएँगी। आप ये परेशान ना हों कि भई हम वीडियो देखें या जो प्रोग्रामिंग की लाइन्स लिखी हुई हैं, हम उनको नोट करने में लग जाएँ। तो जितना भी कंटेंट है वो आपको मैं साथ-साथ अपलोड करता जाऊँगा और आप लोगों को उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से बाद में देख सकते हैं। मैं इस सीरीज़ को बेसिक से तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उस लेवल तक ले जाऊँगा जहाँ आप खुद ही प्रोजेक्ट गेट कर पाएँगे, खुद ही फ्रीलांसिंग कर पाएँगे और खुद ही क्लाइंट ढूँढेंगे। आपका एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा, जो कि डॉलर्स में होगा, क्योंकि बाहर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज़ाहिर है वो डॉलर में पे कर रहे होते हैं। तो चलिए नाज़रीन, हम अपनी प्रोग्रामिंग का आगाज़ करते हैं। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते किसे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम प्रोग्रामर यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। देखें, जब भी 2 बंदों में आपस में बात करनी होती है, तो उनके दरमियान कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो हमारा मीडियम जो है कम्युनिकेशन का वो उर्दू लैंग्वेज है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर के साथ बात करेंगे, तो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान भी एक मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेशन का। तो वो जो मीडियम होता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, बहुत ही मेरी कोशिश है कि यहाँ पे मैं बहुत ही आसान करके आप लोगों को समझाऊँ, बहुत डिटेल के अंदर कॉम्प्लेक्स डेफिनिशंस में ना जाऊँ। तो क्योंकि ये हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्किप करता जाऊँगा, चीज़ों को आसान करता जाऊँगा, ताकि हम जल्दी से प्रोग्रामिंग की तरफ जाएँ, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनको 2 बड़ी टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम लो लेवल प्रोग्रामिंग कह रहे हैं और एक को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, ठीक है? जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो कंप्यूटर के लिए तो समझना बहुत आसान है, लेकिन हम इंसानों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, ठीक है? और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग है, 0 और 1 की लैंग्वेज है। इसमें या 0 जा रहा होगा या 1, या सिग्नल ऑन होगा या सिग्नल ऑफ। तो कंप्यूटर के लिए तो ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि वो समझता ही ये सिग्नल ऑन ऑफ को है, 0 और 1 को समझता है, ठीक है? तो कंप्यूटर को समझने के लिए और दरमियान में किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली यार उसको सिग्नल जा रहे हैं 0-1 के, तो वो इसको समझ रहा है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग को देखते हैं, फिर आपको लो लेवल की शायद ज़्यादा समझ आ जाए। हाई लेवल प्रोग्रामिंग इसका उलट है। इसमें इंसान जैसे हम प्रोग्रामर हैं, ये आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि वो रीडेबल फॉर्मेट होता है, इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ हुई होती है, ठीक है? तो उसको सीखना आसान है, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता डायरेक्टली, ठीक है? तो हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग करनी है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है वो 0-1 में नहीं होती, वो बाकायदा टेक्स्ट, इफ, एल्स, फॉर इस तरह लिखे होते हैं, जो हमारे इंग्लिश की वर्डिंग है ना, तो इस तरह की वर्डिंग वहाँ पे यूज़ हुई होती है, जो हमारे इंग्लिश के वर्ड है ना, वही एज़ ए कमांड यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो इंसान के लिए सीखना आसान है, जबकि कंप्यूटर इसको नहीं सीख सकता, नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर को समझने के लिए इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग के दरमियान में एक इंटरप्रेटर रखा जाता है, ठीक है? वो जो 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देगा। ठीक है, हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो बहुत सारी हैं। ये नीचे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, सी शार्प, पाइथन, जावा, पीएचपी, एचटीएमएल, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाए? तो इसका आंसर देखने के लिए हम अगली स्लाइड पे जाते हैं।
अच्छा, इस स्लाइड में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ मैंने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं या तकरीबन हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने वो यहाँ पे राइट डाउन किए। सबसे पहले लिखा हुआ है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनको चलने के लिए इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपके अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड है, एक्सेल है, आप लोगों ने एक्सेल यूज़ करते होंगे, वर्ड यूज़ करते होंगे, ठीक है? तो इन किस्म के सॉफ्टवेयर को इंटरनेट की ज़रूरत वगैरह नहीं होती और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके साथ मैंने वेबसाइट्स लिखा है। वेबसाइट्स तो तकरीबन सारे आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी। आप अपना ब्राउज़र खोलते हैं, क्रोम वगैरह, उसको ओपन करते हैं, उसमें एड्रेस देते हैं, साइट्स देखते हैं, ठीक है? तो ये वेबसाइट्स हो गई। इनके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इस तरह गेम्स हैं, गेम्स का भी आपको पता है, गेम्स इंटरनेट पे भी खेली जा सकती हैं, डेस्कटॉप बेस्ड भी होती हैं जिनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ज़्यादातर हमारे कंप्यूटर में वो कार्ड्स की गेम आ रही होती हैं, ताश वाली, ठीक है? इस तरह मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप तो हर कोई मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग फेसबुक, व्हाट्सऐप, ये सारे मोबाइल की ऐप्स हैं, ठीक है? ये भी सॉफ्टवेयर की एक किस्म है। और इस तरह रोबोट्स वगैरह भी ज़ाहिर है उनमें भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होंगे, सिस्टम प्रोग्रामिंग है इसमें। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। हमने पिछली स्लाइड में कहा था कि बहुत सारी लैंग्वेजेज़ एक्ज़िस्ट करती हैं, तो हमने कौन-सी लैंग्वेज सीखनी है, कौन से लैंग्वेज का हमें फ़ायदा होगा, तो हम उसका आंसर के लिए हम यहाँ पे इस स्लाइड पे आए थे। ठीक है? तो वो बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, यहाँ हमने देख लिया मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनमें जो वेबसाइट्स हैं, क्योंकि वेबसाइट ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उनको पता होता है, अपना जीमेल जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वेबसाइट के प्रोग्रामिंग के हवाले से हम देखें तो हम इसको 2 मेन हिस्सों में तक़सीम कर देते हैं। एक को कहते हैं बैक एंड, एक को कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है कि जब आप अपने ब्राउज़र में, क्रोम में जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, जो टेक्स्ट, जो इमेजेस, जो बटन, जो फॉर्म का जहाँ पे आप कुछ लिखते हैं, साइन अप फॉर्म जैसे होता है, लॉगिन फॉर्म जैसे होता है, ये जो आपको जो कुछ नज़र आ रहा होता है, इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है? और बैक एंड ये है कि जैसे लॉगिन का फॉर्म है, उसके बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो अब वो लॉगिन बटन कहीं न कहीं जाता होगा, हमारी लॉगिन की इन्फो, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करके वापस आता है, लॉगिन करेक्ट होता है तो हमें अगले पेज पे ले जाता है। ये जो काम है, जो हमें सामने तो नज़र नहीं आ रहा होता, इसको हम बैक एंड प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है? फ्रंट एंड और बैक एंड की भी समझ आ गई। जो हमारा फ्रंट एंड है वेबसाइट का, उसको हम तकरीबन 3 मेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, 3 मेन चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम फ्रंट एंड बनाते हैं। एक को सीएसएस कहते हैं, एक को जावास्क्रिप्ट कहते हैं और एक एचटीएमएल। तो जो हमारा फ्रंट एंड है वो 3 चीज़ों से बन रहा है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल। सीएसएस जो है ना, स्टाइलिंग के लिए होती है कि जैसे बटन को कलर देना हो हमने, ठीक है? कोई टेक्स्ट है, हमने हेडिंग को कोई और कलर देना है, रेड कर देना है, तो जो स्टाइलिंग है वो सीएसएस का काम होता है, ठीक है? एचटीएमएल एक लैंग्वेज है जो कि अपने आपके पूरी वेबसाइट का लेआउट बताएगी कि यहाँ पे जी इमेज आना चाहिए, यहाँ लेफ्ट साइड पे बटन आना चाहिए, ऊपर जो है ना लिंक्स आने चाहिए, नीचे फुटर में कोई और इन्फो आनी चाहिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वेबसाइट का, वो एचटीएमएल का काम है, ठीक है? सीएसएस का काम है उसको ब्यूटीफाई करना, उनको कलर देना, उनको अट्रैक्टिव बनाना। एचटीएमएल का काम है चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे प्लेस करना, लेफ्ट पे क्या आएगा, राइट पे क्या आएगा। और जावास्क्रिप्ट जो दरमियान में लिखा है, उसका क्या काम है? वो ये काम है कि हमने जैसे कोई वैलिडेशन लिखनी होती है, जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक मैसेज आ जाता है कि भई आप लॉगिन बटन पे हमने क्लिक किया, वो कहता है लॉगिन में आपने ईमेल नहीं दिया या आपने पासवर्ड जो है ना नहीं दिया, वो पासवर्ड एंटर करें, ठीक है? ये जो इवेंट्स हैं, ये जो एक्टिविटी है, वो फिर इसका काम है। ये अगर आपको अभी भी कुछ इसमें डाउट्स हैं और होंगे, नहीं समझ आ रही, तो आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी कि शुरू में थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए ओवरऑल कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो अब ही इस डायग्राम में ये जो एचटीएमएल है, हम सबसे पहले इससे स्टार्ट लेंगे। ये एक लैंग्वेज है, हमारी सबसे पहले लर्निंग की जो लैंग्वेज होगी वो एचटीएमएल होगी। उसके बाद हम सीएसएस सीखेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। ये जब हम 3 चीज़ें सीख लेंगे तो हम अपना फ्रंट एंड बनाने के काबिल हो जाएँगे वेबसाइट्स का, ठीक है? तो वो जो हम कह रहे थे कि भई हमने पाइथन सीखनी है या सी शार्प, वो पिछली स्लाइड में देख रहे थे, इतनी सारी लैंग्वेजेज़ हैं, तो हर लैंग्वेज के डिफरेंट काम हैं। अब जहाँ पे सी शार्प था वो फ्रंट एंड पे यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है? या पाइथन लिखा था वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंसेस, हर लैंग्वेज की अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ पावर हैं, कुछ काम करने के लिए स्पेसिफिकली वो लैंग्वेजेज़ बनाई जाती हैं। तो
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके बारे में आपको पता चलता जाएगा और आप लोगों के लिए फिर आसानी होगी कि कौन सी काम के लिए कौन सी लैंग्वेज बेहतर होगी। ठीक है, अच्छा इससे अब आगे चलते हैं। अच्छा ये जो स्लाइड है इसको मैंने पहले तो सोचा कि पहले समझा दूं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगर अभी समझाने की कोशिश की तो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी का काम हो गया है। तो पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके फिर हम इस स्लाइड पे आएंगे, और फिर जब हम इसको समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इधर ही ब्रेक लेते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप पे आके रियल में HTML का पहला प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने नोटपैड को ओपन किया। नोटपैड जो भी विंडो के यूजर हैं वो सारे नोटपैड को आराम से जानते होंगे। अगर किसी ने बाई चांस नोट को नहीं यूज किया तो आप स्टार्ट में जाएं और वहां पे सर्च करें नोटपैड को, तो ये नोटपैड आपके पास ओपन हो जाएगा। इसी तरह जो मैक के यूजर हैं उनके पास कोई भी एडिटर है जो बाय डिफॉल्ट एडिटर मैक में आते हैं, या लिनक्स का कोई यूजर है उसके पास जो भी टेक्स्ट एडिटर आ रहा है वो उसको यूज कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में जाके जब हम थोड़ा सा HTML के साथ फेमिलियर हो जाएंगे तो अगली वीडियो में हम ये करेंगे कि इसका जो बाकायदा कोई अच्छा सा प्रोफेशनल एडिटर है वो इंस्टॉल करेंगे और उसको आइंदा से यूज करेंगे। लेकिन आज की पहली वीडियो में मैं इंस्टॉलेशन और उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाह रहा था। मैं चाहता था कि सिंपल जल्दी से प्रोग्राम बनाना हम शुरू करें बगैर किसी इंस्टॉलेशन के। तो नोटपैड ओपन करें तो स्टार्ट में हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई ना कोई वे आउट होगा ना, जाहिर है लिखने का। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो हम देखते हैं कि वो क्या है। ये हमने एंगल ब्रैकेट्स आपने देखे हो, शिफ्ट के साथ ही तकरीबन पड़े होते हैं। ये इनको हम अपनी जबान में एंगल ब्रैकेट कहते हैं, आपको कीबोर्ड पे नजर आ जाएंगे। ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, उसके बाद मैंने HTML लिखा और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लिखेंगे जो एंगल ब्रैकेट में शुरू हो रही होंगी फिर एंगल ब्रैकेट पे एंड हो रही होंगी। ये जो चीजें हैं इनको हम HTML की जबान में टैग्स कहते हैं। टैग्स, TAGS, टैग्स। तो ये बहुत सारे टैग होंगे, इन्हीं टैगों को हमने सीखते जाना है और हमें HTML आ जाएगी। मोस्टली टैग के दो हिस्से होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये ओपनिंग टैग है। जो क्लोजिंग होता है नॉर्मली वो ओपनिंग की तरफ होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट के बाद स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यही करना होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग लिखना होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और टैग है जो HTML टैग के अंदर हम लिखने, हमने जितने भी टैग होंगे वो HTML के अंदर ही लिखेंगे। तो ये जैसे हेड टैग लिखा, इसका भी क्लोजिंग टैग हमारे पास होना चाहिए। रीडेबिलिटी के लिए हम जरा टैब शैप करके ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमें सही सही करके नजर आ रहा। ठीक है, कौन सा टैग किसके अंदर हम लिख रहे हैं। अच्छा, हेड टैग हो गया। अब इसके बाहर HTML के अंदर बॉडी टैग। तो ये जो है ना ये मेन स्ट्रक्चर है हमारा HTML का। HTML का टैग होगा, उसके अंदर दो टैग हैं, हेड का और बॉडी का। ठीक है, ये हमारे पास HTML का टैग आ गया, HTML के अंदर हेड टैग है और साथ ही में बॉडी टैग। अब ये जो बॉडी टैग है ना इसके अंदर ही हमने सब कुछ लिखना होगा। जो भी हमारे वेब पेज के ऊपर नजर आएगा वो इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखते होते हैं। चले अभी हमने इस बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। चले हम इसमें लिखते हैं वेलकम टू HTML। ये हमने लिख दिया। ठीक है, वेलकम टू HTML। अभी हम जब इसको सेव करके हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि हमारा वेब पेज कैसे नजर आ रहा है, तो ये फाइल में जाएं, इसको सेव पे क्लिक करें और किसी न किसी लोकेशन पे आप इसको सेव कर दें। ठीक है, कोशिश करें कि अपना एक फोल्डर बना लें, उसका कोई नाम रख लें। ठीक है, तो उसके अंदर इसको सेव करना। अच्छा, सेव करने के लिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी एक्सटेंशन। इसको HTML की फाइल बनाने के लिए ये करना है, नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट होता है ना, आपने इसको ऑल फाइल्स कर देना है। ठीक है, ये ऑल फाइल्स करके यहाँ पे इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स वो मैं इसको इंडेक्स नाम देता हूँ। नॉर्मली हमारा होम पेज होता है वेबसाइट का, उसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन .html ये देनी है, आप ये सेटिंग जरूर करनी है। ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे, नीचे ऑल फाइल्स नहीं करेंगे तो ये index.html.txt करके सेव कर देगा, तो टेक्स्ट फाइल होगी वो फिर हमारे काम नहीं आएगी। ये करके हमने index.html किया और साथ में सेव बटन दबा दिया। अब हम जाके इस लोकेशन को देखते हैं, तो ये देखें, ये है हमारा
वो जगह जहाँ पे मैंने पेज को सेव किया। ठीक है, ये अभी देखें उसको फॉर्म की शक्ल भी बन गई है। इसको हम डबल क्लिक करके देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है। ये देख, तो हमारी वेबसाइट वेलकम टू HTML पहला पेज बन गया और वो सामने जो भी हमने लिखा यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ। तो अभी हम जरा इसको ऐसे कर लेते हैं साइड बाय साइड के दोनों चीजें हमें नजर आ रही हों। ठीक है, हम यहाँ पे सीखते जाएंगे साथ साथ और यहाँ पे इसको रिजल्ट को देखते जाएं। तो अभी ये देखें मैंने इसको साइड बाय साइड कर दिया है, इसमें मैं कोई भी चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लूंगा, कंट्रोल S से सेव हो जाएगा और यहाँ आके ये रिफ्रेश का बटन जो है दबाऊंगा तो वो देखें तो साथ में चेंजेस नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस बॉडी टैग के अंदर जो भी हम टैग यूज करते जाएंगे ये यहाँ पे डिस्प्ले करता जाए। तो नॉर्मली सबसे पहला जो टैग सिखाया जाता है उसका नाम होता है H1। ठीक है, ये H1 मैंने शुरू किया और ये H1 मैंने बंद। ठीक है, ये हमारे पास जाएगा आगे। तो यहाँ पे H1 के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, जो भी कंटेंट आपने लिखना है उसके साथ होता क्या है वो हम देखते हैं। मैंने दोबारा वेलकम टू HTML लिख दिया, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, ये देखें उसने H1 मतलब हेडिंग करके इसको शो कर दे। ठीक है, तो H1 क्या है, एक हेडिंग का लेवल है, हेडिंग लेवल 1 उसने इतना बड़ा करके शो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप इस बात पे कंफ्यूज मत हो कि मैंने HTML का टैग एक ओपनिंग टैग एक लाइन पे लिखा और उसका क्लोजिंग टैग उसके नीचे लिखा, इसी तरह हेड का लिखा और उसका क्लोजिंग उसके नीचे लिखा, बॉडी का ओपनिंग टैग लिखा और उसका एंड टैग एंड में बाद में लिखा। जबकि H1 का उसी लाइन में ओपनिंग भी है, उसी लाइन में क्लोजिंग भी है। तो यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताता चलूँ कि ये जो हमारी HTML की लैंग्वेज है इसको नहीं पता, ये जो हम एंटर सेंटर मारते हैं ना, न्यू लाइन पे आते हैं या उसी लाइन पे रहे या न्यू लाइन पे रहे, इसे इसकी कोई समझ नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि ये जो HTML की लैंग्वेज है ये केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि चाहे आप इसको कैपिटल में लिखें चाहे आप इसको स्मॉल में लिखें, इसे इसकी भी कोई समझ नहीं। जैसे बॉडी मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, अब ये देखें कैपिटल में लिख दिया मैंने, तो ये केस इनसेंसिटिव है। आप जब जैसे जैसे आगे जाएंगे आप देखेंगे कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं ऐसी भी हैं जो कि केस सेंसिटिव होंगी। आपने कैपिटल जहाँ पे लिखना है उसमें इस्तेमाल कर दिया तो वो एरर दे देगा, वो काम नहीं करेगा। जबकि HTML केस इनसेंसिटिव भी है और इसको स्पेस का भी कोई इशू नहीं है, ऐसे कोई समझ नहीं आती कि नई लाइन पे लिखो उसी लाइन पे लिखो। अच्छा, तो फिर वापस आते हैं, ये जो H1 टैग है HTML हमें H1 से लेके H6 तक के टाइटल देता है, हेडिंग्स देता है, H फॉर हेडिंग। ठीक है, तो ये हम फौरन जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कि इसका डिफरेंसेस क्या। जल्दी जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब मैं इसको H2 कर देता हूँ। तो ये मैंने 6 जो है ना टैग लगाए हैं। तो यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखें अब आपको समझ आ गई कि H1 का क्या मतलब है, H2 का क्या मतलब है और इस तरह अप टू H6 का क्या मतलब है। कि बेसिकली जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज, ये साइज इसका रिड्यूस करते करते ये ले आ गया। तो आपको अपनी वेबसाइट बना रहे हैं आप, आपको जिस लेवल का फॉन्ट साइज चाहिए तो आप उसी हिसाब से H1 यूज करें, H2 यूज करें, H3 जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले टैग की तरफ। अगला टैग है हमारा पैराग्राफ टैग, जो कि P से लिखा जाता है। ये हमने उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लिख दिए हैं। ठीक है, अब जैसे हम कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं उसमें पैराग्राफ होते हैं ना, तो हम ये वही पैराग्राफ अगर आपने लिखना है तो आप पी टैग के अंदर लिखेंगे। और इसका डिफरेंस क्या होगा, ये हम 2 पैराग्राफ लिखेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी। हम 2 पैराग्राफ यहाँ पे लिखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, हेलो माय नेम इज शायद, आई एम योर tutor and today we started learning HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. This is used to create websites. ठीक है, तो ये हमने एक पैराग्राफ लिखा, इसको सेव करके यहाँ पे देख भी लेते हैं साथ में। ये जी पूरा एक पैराग्राफ हमारा आया हुआ है। ठीक है, इसके साथ हम अब एक और पैराग्राफ लिखते हैं। माई एक्स, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। अब वही टेक्स्ट लेट्स सपोज हम दोबारा लिखने समझने के लिए, ठीक है, इसके अंदर मैंने दूसरे में पैराग्राफ में भी वही
टेक्स्ट लिख दिया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके देखें तो देखें उस 2 पैराग्राफ लिखे थे तो दूसरे पीक से क्या हो गया कि वो नई लाइन पे आ गया। ठीक है, जो पहला पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हुआ यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो जो दूसरा पैराग्राफ था वो उसके नीचे आया और उसने एक लाइन का गैप भी दिया। ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, इन 2 लाइनों के दरमियान आप देखें कितना डिस्टेंस है, बहुत कम है। जबकि ये साइड्स और इसके दरमियान देखें तो जो पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट है ये वहीं पे ये काम हो रहा है। अभी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये भी बताएं आसान है कि नहीं है। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक फॉलो कर ली है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास मैं ला सकूं और ये आपसे वीडियो को मिस भी ना हो। चलें जी, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो भी बड़ा ज़बरदस्त टैग है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे हैं, ये हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, ये हम लिखते लिखते जब यहाँ पे आए, ये जो सेंटेंस है दिस वाला, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ ना आए, नई लाइन पे चला। मैंने जैसे आपको कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते कि यहाँ पे एंटर मार दें 2-3, ठीक है, इसको एंटर मार दें, सेव करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ा? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि HTML एक तो केस इनसेंसिटिव है और दूसरा इसको इन स्पेसेस की भी नहीं समझ आती। आप एक लाइन पे लिखे हैं, एंटर मार के 2-3 लाइनें पे जाके लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्पेसेस वैसे ही खत्म कर देते। ठीक है, तो इस वजह से अगर हमने कोई चीज़ नई लाइन पे लिखनी हो या नई लाइन पे इमेज लगाना हो या कुछ करना हो, नई लाइन पे आने के लिए हमें खुद से कोई टैग देना हो, और ये बड़ा डिफरेंट किस्म का टैग है। अभी तक जो हमने टैग देखे हैं इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम देख लेते हैं कैसी है। ब्रेक, BR, ब्रेक, ठीक है, ये टैग है, बस इसकी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, यही है। और ऐसा क्यों है? अब देखें, एक हमने लाइन ब्रेक देनी है, पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि ब्रेक आई भी है कि नहीं। ये देखें, हमने रिफ्रेश किया और वो ब्रेक आ गई। अब इसको देखा आपने, ये नई लाइन पे भी आ गया और इसने पैराग्राफ की तरह वर्टिकल ज़्यादा स्पेस भी नहीं ली, सीधा नई लाइन पे। इन दोनों के दरमियान स्पेस देखें और इनके दरमियान स्पेस देखें। तो मैं साथ साथ में ये भी चाह रहा था कि आप लोगों को पैराग्राफ की भी समझ आए, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि BR टैग भी वही काम कर रहा है और पैराग्राफ भी वही कर रहा है, पैराग्राफ भी नई लाइन पे ला रहा है और BR टैग भी ब्रेक करके नई लाइन पे ला रहा है। तो इनमें ये फ़र्क है। ये देखें, वो पैराग्राफ एक ही है, न्यू लाइन पे चला गया और इसने वर्टिकल स्पेस नहीं दी, जबकि यहाँ पे ऊपर वर्टिकल स्पेस है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि BR टैग वैसा क्यों नहीं है कि उसमें स्टार्ट टैग होना चाहिए, एंड टैग होना चाहिए। देखिए, ये जो स्टार्ट और एंड टैग है उनके दरमियान में हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये H1 स्टार्ट और एंड टैग है, इसके दरमियान में हमें कंटेंट लिखना होता है ना, जबकि BR का कोई कंटेंट है ही नहीं। तो फिर ये H1 और इस तरह BR और इस तरह BR का एंड लिखने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि इसका कंटेंट नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बना दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी टैग हों उनकी यही फॉर्मेशन हो कि उनका स्टार्टिंग टैग हो, एंड टैग हो और दरमियान में जो भी कुछ लिखना है वो लिखें। इस तरह के भी टैग अवेलेबल हैं जिनका स्टार्टिंग और एंड एक ही टैग। ठीक, चलें इसके साथ हम चलते हैं, कुछ और टैग्स देखते हैं, वो भी टेक्स्ट के रिलेटेड ही हैं। सपोज ये जो नेम लिखा हुआ है शाहिद या उमर, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो है ना, ये थोड़ा सा बोल्ड हो के नजर आए। बोल्ड का क्या मतलब है कि ताकि ये थोड़ा सा इसका एम्फेसिस ज्यादा हो, ये ज्यादा हमें फोकस में नजर आए, तो हम इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है बी। ठीक है, बी से शुरू ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ये देख, अब हम कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग, कोई चीज़ें लिख रहे हैं तो उसमें हमें इस तरह की चीज़ लिखनी पड़ जाती है ना, कभी कोई चीज़ एम्फेसिस करने के लिए उसको थोड़ा सा मोटा करके लिखना पड़ जाता है, तो हम अपने कंप्यूटर की ज़बान में इसे बोल्ड कहते हैं। ठीक है, कि ये जो शाहिद का वर्ड है यहाँ पे बोल्ड होकर लिखा गया है, इसलिए इसका जो टैग है वो भी इसी बोल्ड की वजह से बी रखा गया। ठीक है, बी फॉर बोल्ड। हम कोई भी इसी तरह कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो उसमें किसी वर्ड को हमने हाईलाइट करना होता है, तो उसके हमारे पास 3 तरीके। एक तो बोल्ड करना, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इस तरह हम बोल्ड कर सकते। ठीक है, एक होता है अंडरलाइन कर, हम उसको अंडरलाइन कर देते हो, और एक है इटैलिक करना, थोड़ा सा उसको टेढ़ा करके लिख देते हो। एक तो आपने देख लिया कि बोल्ड किस तरह करते हैं। लेट्स सपोज ये जो ट्यूटर है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ,
तो अब मेरे ख्याल में आप गेस कर सकते हैं कि इसके लिए टैग कौन सा होना चाहिए अंडरलाइन के लिए। यस मेरे ख्याल में सारों ने सही जवाब दिया होगा, यू अंडरलाइन। जैसे बोल्ड के लिए बी था, अंडरलाइन के लिए यू है। ये देखें ट्यूटर को अंडरलाइन हो गया। और इसके साथ हमने अब तीसरा देखना है जिसमें मैं कह रहा था इटैलिक हो जाता है। इटैलिक हम अपनी ज़बान में कहते हैं, आप लोगों के लिए समझने के लिए ये है कि वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर नजर आ रहा होता है। वो हम करके देख लेते हैं कि टेढ़ा होकर किस तरह नजर आता है। चले, ये जो टुडे लिखा हुआ है इसको हम जरा टेढ़ा करके लिख देते हैं। मैंने क्या कहा था, हम अपनी ज़बान में इसको इटैलिक कहते हैं। ठीक है, इटैलिक कहते हैं। तो फिर आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे कि ये कहाँ से शुरू होना चाहिए, आई से। इटैलिक, ये देखें अभी टुडे पे देखिएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आया। मैं इसको रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, देखें टुडे को, ये देख नजर आ गया टुडे, ये है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर नजर आ गया। तो हमने बोल्ड करना भी देख लिया, अंडरलाइन करना भी देख लिया और इटैलिक करना भी देख। चैलेंज जबरदस्त। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग लगा लें। ऑलरेडी हम इसी तरह कर रहे हैं। देखें HTML टैग के अंदर ही तो है हेड टैग, ठीक है, ये बॉडी टैग इसके अंदर ही तो है HTML। अब बॉडी टैग के अंदर ही तो हमने H1 लिखे हुए हैं, ये सारे टैग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोल्ड और इटैलिक, लेट्स सपोज दोनों चाहिए, बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है, ये दोनों काम करने हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? असाइनमेंट दे दूं? मेरे ख्याल में आप इसको बड़ा आसानी से कर लेंगे। मैंने हिंट भी दे दिया है। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे उमर लिखा है, हम इसको बोल्ड और इटैलिक दोनों करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहले मैंने इसको कर दिया बोल्ड, अब इटैलिक करना चाहते हैं। अब चाहे इस सारे को बोल्ड किए हुए को आई के अंदर डाल दें या इसके अंदर आई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही हो। ठीक है, ये देखें दोनों साथ साथ, बोल्ड के अंदर मैंने इटैलिक कर दिया। अब देखें यहाँ का रिजल्ट उमर को, ये देखें वो बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। टैग के साथ साथ एक और चीज भी हम देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में एट्रीब्यूट्स। लेकिन टैग तो हमने देख लिया कि कोई भी चीज हमने यहाँ पे डिस्प्ले करानी है तो टैग की मदद लेते हैं। ठीक है, हमने पी टैग दिया तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चली गई कि भाई नया पैराग्राफ है, वहां पे आके लिखो। लेकिन इसको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम एट्रीब्यूट्स की मदद से देते हैं। कैसे? जैसे ये जो हम पी टैग यहाँ पे हमने लगाया था तो उसने क्या किया, एक नया पैराग्राफ शुरू किया था। हम यहाँ पे इसको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई आप इसको फॉन्ट साइज टोटल पैराग्राफ का चेंज होना चाहिए। ठीक? तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम एट्रीब्यूट की शक्ल में देंगे। कैसे देंगे वो देखें, यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू, यानी कि एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू आगे वैल्यू, ये उसका तरीका है एट्रीब्यूट देने का। अच्छा, कोई भी चीज देने का जो तरीका होता है ना, हम तो उर्दू में तरीका कह रहे हैं, हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं लव सिंटैक्स यूज करूं तो आप समझ लें कि लिखने का तरीका, पहले हम एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट है, इक्वल लगा के आगे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू देना चाह रहा हूँ, वो ये है, ये हम सीखेंगे बाद में। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही इतनी, मैं सिर्फ एट्रीब्यूट समझाना चाह रहा था कि एट्रीब्यूट भी टैग की तरह कोई चीज़ होते हैं। और वो ये होते हैं कि टैग को अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने देनी हो तो वो एट्रीब्यूट में देते हैं, और एट्रीब्यूट की ये शक्ल होती है। ठीक है, फॉन्ट साइज फुल कॉलन, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको 30px, सेव किया। अब यहाँ पे आके मैं देखता हूँ उसका क्या रिजल्ट। देखें, पैराग्राफ तो आया ही था, साथ में मैंने उसे एक इजाफी इंफॉर्मेशन दी कि भाई इसका फॉन्ट साइज भी आपने चेंज कर देना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम HTML की ज़बान में एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली करने के बाद हम थोड़ा सा समझ गए कि HTML है क्या, करती क्या है, इसमें काम किस तरह करते हैं, टैग्स किसको कहते हैं, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है। मैं इसलिए चाह रहा था कि आप प्रैक्टिकली देख लें, फिर हम अपनी उस स्लाइड की तरफ जाएंगे जो मैंने कहा था, उसको हम उधर ही ब्रेक लगाते हैं, तो पहले आके प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो अभी हम जाते हैं वापस उसी स्लाइड में और उनकी डिफिनीशन, उन चीज़ों को देखेंगे तो अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, तो जी दोस्तों, ये हम स्क्रीन देख रहे थे जहाँ पे अब आपको समझ आ गई कि हमने HTML का काम शुरू कर दिया, इसलिए ग्रीन है। इस तरह हम CSS जावास्क्रिप्ट करेंगे, हमारा फ्रंट एंड कवर हो जाएगा। इसके साथ ही फिर हम बैक एंड प्रोग्रामिंग में जाएंगे और हम मुकम्मल तौर पे वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ जो मैं यहाँ पे छोड़ गया। इसको अभी देखेंगे तो आई होप कि ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी। तो पहले पहले तो सिंपल इसका मतलब लिखा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
अब अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है, मार्कअप का क्या मतलब है। मैं उनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा कि आप फिर कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, ठीक। बस इसका स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, आगे जो लिखा हुआ है कि एचटीएमएल इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन द लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। अभी आप लोगों को समझ आ गई कि वेब पेज या वेबसाइट जो है ना, उसका लेआउट या स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमने देख लिया कि हम उसमें टेक्स्ट किस तरह लिख रहे हैं, बोल्ड किस तरह कर रहे हैं, इटैलिक किस तरह कर रहे हैं, H1 H2 किस तरह लगा रहे हैं। तो ये पूरा जो लेआउट है ना, अगर इसमें हम आगे जाके इमेजेस भी डालेंगे, आगे जाके हम इसमें ऑडियो वीडियो कोई हैं तो वो भी डालेंगे, ठीक। तो जो भी चीज़ें हैं उस और कहाँ पे होनी चाहिए, लेफ्ट पे होनी चाहिए, राइट पे होनी चाहिए, ये पूरा जो पेज का लेआउट है वो एचटीएमएल बताती है हमें, यही हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एचटीएमएल इज केस इनसेंसिटिव। अब देखें, ये आपको समझ आ गई इनसेंसिटिव का क्या मतलब है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि आप जो टैग्स हैं वो कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे बॉडी टैग है, इसमें बी ओ को कैपिटल में लिखें, डी वाई को स्मॉल में लिखें, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये केस इनसेंसिटिव का मतलब हो गया। एलिमेंट का यहाँ पे लिखा है, एलिमेंट्स प्रोवाइड द सेमेंटिक्स एंड फॉर्मेटिंग फॉर द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल, इमेजेस, फॉर्म कंट्रोल। ये जैसे हमने पैराग्राफ टैग देखा था, जैसे हमने H1 देखा था, जितनी भी चीजें हम एक वेब पेज को बनाने के लिए यूज करेंगे उनको हम एलिमेंट कहेंगे, चाहे वो इमेज है, चाहे वो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम HTML एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अगर समझ नहीं आई, फिक्र नहीं करें, आगे थोड़ा सा जाएंगे तो और ज्यादा समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है टैग्स। टैग तो हमने देख भी लिया कि टैग्स क्या होते हैं और क्या काम कर रहे हैं। यही तो हैं टैग्स जो कि HTML एलिमेंट को बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब मैंने कहा ना एलिमेंट्स क्या होते हैं, इमेज भी एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ भी एलिमेंट हो गया। तो इन एलिमेंट को बनाने के लिए हम टैग भी तो यूज कर रहे हैं, ठीक है। नई लाइन पे आने के लिए हमने ब्रेक दी, ये भी एक एलिमेंट हो गया। इस एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम टैग्स यूज करते हैं। और आगे लिखा है कि दे आर यूजुअली इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। एग्जांपल भी दी हुई है पी टैग की। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट्स कंटेन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। पहले डायग्राम में मैंने एट्रीब्यूट नहीं दिया, ये पी टैग दिया है, उसके अंदर दिस इज एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ और पी टैग बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसकी मीनिंग दी है, ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसके अंदर कंटेंट है, और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। तो ये पूरा एक जो टैग है ना, ये इसको टैग कहते हैं। ये जो पी लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ये ओपनिंग टैग हो गया, ये एक और टैग है क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको कंटेंट कहते हैं। ये टैग नहीं है, जो टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ का, दिस इज एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ, ये टैग नहीं है। ये जो पूरा है सारा का सारा, इसको हम एलिमेंट कहेंगे। इसमें टैग भी इंक्लूड हो गए, कंटेंट भी इंक्लूड हो गया, इस सारी चीज को हम एलिमेंट कहते हैं। अब एलिमेंट की समझ आ गई। तो एलिमेंट और टैग में डिफरेंस, बहुत सारे लोग जो है ना टैग और एलिमेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, एक जैसे यूज कर लेते हैं, कहते हैं जो टैग और एलिमेंट एक ही चीज है। तो एक छोटा सा फर्क है। अच्छा, नीचे भी वही तकरीबन पैराग्राफ मैंने दिया है, लेकिन साथ में एक एट्रीब्यूट का इजाफा किया है। हमने तो एग्जाम्पल में पढ़ा था फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 30 px हमने किया था। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मैंने दिया है, टेक्स्ट अलाइन राइट। तो ये जो है ना टेक्स्ट, अगर आपने लेफ्ट राइट करके लिखना है, यानी कि आप उर्दू लिख रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट आपने चेंज करनी है, तो लेफ्ट राइट भी करके टेक्स्ट लिखना। वही बात है कि पैराग्राफ को हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो हम इस तरह देख सकते हैं। ये पेज अगर मैं पहले आपको ये स्लाइड समझाने बैठ जाता बगैर प्रैक्टिकल किए तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होती। अब जब हम के प्रैक्टिकल करके आए हैं तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो फिर हम अब चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ। ये अब बहुत ही आसान है क्योंकि हम प्रैक्टिकल करके आगे बैठे हैं, लिहाजा हमारे लिए इसको भी समझना आसान है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो रूट टैग है उसको हम HTML टैग कहते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग देख लें, वो हमने पहले ही देखा कि सब कुछ HTML के अंदर ही हम लिखते हैं, ठीक है। HTML के अंदर हमने हेड और बॉडी दो टैग लगाए थे। तो देखिए हेड और बॉडी आए हुए हैं। बॉडी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप अपना पूरा लेआउट लिखेंगे। अच्छा, हेड के अंदर एक उसने टाइटल टैग यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमने नहीं लगाया था। तो ये असाइनमेंट दे दूं आप लोगों को कि टाइटल टैग लगा के देखें और आपको पता चले कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। चले मैं आपको जल्दी से ये करके दिखा देता हूँ कि ये टाइटल टैग कर क्या रहा है, ठीक है। तो हम अपने उसी इन्वायरमेंट में आ गए हैं। यहाँ हमारे पास हेड टैग है, यहाँ पे हम टाइटल, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल हमने देना चाहते हैं लेट्स सपोज माय
फर्स्ट वेबसाइट, ये मैंने टाइटल दिया। अच्छा, ये टाइटल पता है क्या चीज़ होती है? यहाँ पे आए और ये देखें, ये जो क्रोम के ऊपर index.html ऊपर ऊपर टॉप के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो हमारा पेज हो गया। पेज के ऊपर ये हमारा एड्रेस बार हो गई, ठीक है। एड्रेस बार के भी ऊपर जाएं, यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर ले गया हूँ, यहाँ पे index.html लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, एक ऐसे वर्ड की शक्ल बनी हुई है index.html, इसको टाइटल ऑफ द वेब पेज कर। तो इस अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये जो टाइटल है ये चेंज हो जाएगा। चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें माई फर्स्ट वेबसाइट नजर आ गया, तो ये टाइटल है। तो इसके साथ ही हम अपनी प्रोग्रामिंग सीखने के सफ़र की पहली वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जी नाज़रीन, आपने आज की वीडियो देखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो बिल्कुल इंजॉय की होगी, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना, ये इसका इंस्टेंट रिजल्ट सामने नज़र आ रहा होता है। और आजकल हम वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं और हम कहते हैं यार ये देखो, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें आना शुरू हुई और कितनी आसानी से आ रही हैं, और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग और कोई और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही चाह रहा था, स्टार्ट जो है ना, जितना मैं ईज़ी कर सकूँ कर लूँ, लेकिन साथ-साथ ये भी ना हो कि कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे हमारी ये जो प्रोग्रामर बनने की सीरीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ट्राई ना हो जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए, आपका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो जाए, तो हम इसमें अच्छे-अच्छे काम भी करते जाएँगे, ईज़ी-ईज़ी काम भी करते जाएँगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने वीडियो देखनी है, मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी कि एक वीडियो छोड़ के अगले लेक्चर पे चले जाएँ। और ये भी नहीं कि एक वीडियो देख रहे हैं तो दरमियान में आपने उसको 2-4 मिनट आगे कर लिया। ये चीज़ ठीक नहीं होगी। ये जो काम है ना, ये गलत होगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी होगी, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने जैसे पहली इससे पहले वाली वीडियो में प्रिपरेशन में आप लोगों को बताया था कि आपने लाज़मी कहना है कि भई मैंने 1 घंटा, डेढ़ घंटा डेली देना ही देना है। अभी देखें आप इस पे बैठे हैं, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो तो कुछ दिन बाद आएगी, नेक्स्ट वीक में आएगी। तो आपके पास ये इतना टाइम है कि आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बिल्कुल क्वेश्चन करें। जो भी कमेंट में कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं उसको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। इसके अलावा मैंने ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया होता है अपने यूट्यूब चैनल पे, ईमेल भी कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है नाज़रीन, मेरी अगली वीडियो आने तक आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की और भी अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जा सकें। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।